तो कैसे हैं आप लोग। और पिछली 2 क्लासेस हो चुकी हैं और आशा करता हूं कि आप लोगों को उन क्लासों से लाभ मिला होगा। जो लोग नहीं देखे हैं आज की क्लास के, अगर आज की क्लास पढ़ना है तो उसके बाद पिछला 2 क्लास जरूर देखिएगा, तो उससे आपको जानकारी मिलेगी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था कि प्राचीन इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, तो उसमें हमने अभी ग्रंथों के बारे में बात किया था और ऐतिहासिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, और इसमें हमने वेदों के द्वारा प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी ली थी। और जो ऐतिहासिक ग्रंथ थे, कुछ पुस्तक लिखे गए, कुछ ग्रंथ लिखे गए जिसमें हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिल रही थी। तो इतना हमने डिटेल में पढ़ा था। आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाके वो वीडियो जरूर देखिए। अब हम आते हैं तो तीसरा पार्ट था प्राचीन भारत को जानने के लिए। जो तीसरा पार्ट था वो था विदेशी यात्रियों का विवरण, रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। तो जिस प्रकार से प्राचीन इतिहास के बारे में धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक ग्रंथों से जानकारी मिलती है, उसी प्रकार भारत में विदेशियों के आगमन से उन्होंने अपने आगमन के वृत्तांत को किसी न किसी लेख में लिखा है, किसी न किसी पुस्तक में लिखा है। उससे भी हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और वो विदेशी लोग आखिर भारत में आए क्यों? तो इसके पीछे एक रीजन हो सकता है, या तो वो शिक्षा के लिए आए हो, एजुकेशन के लिए, या तो यात्रा करने के लिए आए हो, तीसरा व्यापार के लिए, और चौथा हो सकता है वो किसी देश के क्या हो, राजदूत हो। राजदूत, एम्बेसडर कहते हैं। राजदूत अपने देश से होकर दूसरे देश में जाते हैं और वहां पे अपने देश के लोगों का शासन प्रशासन को देखते हैं। तो इन कारणों से विदेशी यात्रियों का आगमन भारत में होगा। तो इसको भी हम 4 चरणों में बांटते हैं। इसको भी क्या करते हैं, 4 चरणों में बांटते हैं। पहला है यूनानी रोमन लेखक या ग्रीक रोमन राइटर। दूसरे आएंगे चीनी यात्री या यात्री तो आएंगे, लेखक चाइनीज राइटर। तीसरे नंबर पे आएंगे हमारे पास अरबी लेखक, अरेबिक राइटर। और फिर आएंगे आपके जो कहीं नहीं होंगे, उनको क्या कहते हैं, अन्य लेखक। चौथे नंबर पे है।
ठीक है। तो इस लेखकों के विवरण को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं के लेखकों के आगमन में कुछ न कुछ पुस्तकें लिखी जाएंगी। या तो कोई यात्री होगा, या तो कोई शिक्षा ग्रहण करने आएगा, और इन्हीं में से या तो कोई किसी देश का राजदूत होगा और किसी राजा के शासनकाल में भारत आएगा। तो इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर यूनानी रोमन लेखकों की बात करेंगे तो भारत में सबसे पहला आक्रमण ईरान के द्वारा किया गया था। ईरान के द्वारा किया गया। जब सर ईरान के द्वारा आक्रमण किया जाएगा, जाहिर सी बात है जब कोई आक्रमण करने आ रहा है आपके देश पर, तो सेना के साथ साथ उनके साथ कुछ और लोग भी आएंगे। तो उन्हीं में आएंगे कुछ लेखक। तो कुछ ईरानी लेखक आपको मिलेंगे। चीन से लोग आएंगे शिक्षा लेने, या तो यात्रा के लिए आएंगे। एक्चुअली जो चाइनीज लोग हैं बौद्ध धर्म को बहुत ही प्रेफर करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो चाइनीज लोग आएंगे, जो लेखक आएंगे, वो बौद्ध शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आएंगे। अब बौद्ध शिक्षा को ग्रहण करने के आएंगे और यहाँ पे अपना समय गुजारेंगे, और उस समय जब आएंगे तो वो अपने वृत्तांत को किसी न किसी पुस्तक में लिखेंगे। जैसे फाहियान आदि, ठीक है। कुछ भारत पर दूसरा आक्रमण अरबी लोगों के द्वारा होगा। और जब अरब के लोग भारत पर आक्रमण करने पे आएंगे तो उनके साथ भी कुछ लोग आएंगे और यहाँ पे अपना समय गुजारेंगे। जब समय गुजारेंगे तो ये भी क्या करेंगे, भारत के बारे में जानेंगे और अपने वृत्तांत को किसी पुस्तक में लिखेंगे। और उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करने पर हमें याद होता है कि उस समय भारतवर्ष कैसा था। किसी न किसी राजा के शासनकाल में आएंगे तो उस राजा का शासनकाल कैसा था, तो इन विवरण से हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे होंगे जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं होगा कहाँ की है, तो उनको हम अन्य लेखकों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे तारानाथ की बात करेंगे, मार्को पोलो की बात करेंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण में। तो पहला विवरण जो मिलेगा वो होगा यूनानी। पहला आएगा यूनानी या रोमन लेखक, ग्रीक रोमन राइटर, ठीक है। इस समय काल है भारत पर पहला आक्रमण इसके द्वारा, ईरानियों के द्वारा, ठीक है। और इसी समय कुछ क्या होंगे, प्रमुख लेखक आएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से।
कभी कभी प्रश्न पूछता है, इनमें से कौन सा लेखक अरबी है, कौन सा लेखक चीनी है, कौन सा लेखक क्या है, यूनानी है या ग्रीक है। ठीक है, किस भाषा में कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो जिस समय जो आएगा वो अपनी भाषा में किताब लिखेगा, भले ही हम उसके बारे में ट्रांसलेट कर लें। ठीक है, तो इसमें प्रमुख जो लेखक होंगे वो होंगे टेसियस, मेगस्थनीज, डाइमेकस और एक होगा डाइमेनियस। और भी लेखक आएंगे उनके बारे में जानेंगे, लेकिन ये जो चार ऐसे लेखक हैं जिनके बारे में अक्सर इनकी कृति पूछ ली जाती है, ये कहाँ के लेखक है, किस भाषा में अपनी पुस्तक लिखे हैं। तो एक और नाम छूट रहा है यहाँ पे, हेरोडोटस, बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन है सर? हेरोडोटस। हेरोडोटस के बारे में भी ये भी आएंगे और अपने वृत्तांत में भारत के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेसियस की। टेसियस बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इतना जानना है कि कौन था। सबसे पहला क्या है, एक ईरानी राजवैद्य था। आप लोग जानते होंगे वैद्य मतलब प्राचीन समय का क्या हो गया, डॉक्टर। उनके पास आयुर्वेद का ज्ञान होता था और अपने शासन काल में वो राजवैद्य राजाओं की प्रजाओं का की हेल्थ इश्यूज को देखते थे आयुर्वेद के माध्यम से। तो इन्हीं यूनानी ईरानियों के साथ जो है एक टेसियस नाम का लेखक राजवैद्य जो है भारत आएगा। और इसके बारे में जानकारी और है कि इसके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं, जो कथाएं प्रचलित हैं इसकी, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, आश्चर्यचकित कर देने वाली है। मतलब ये ऐसा कुछ लिखेगा जो हमें वास्तव में विश्वास करने के लायक नहीं होगा। इतना जान लीजिए, एक ईरानी राजवैद्य है जो भारत में आता है और इसके द्वारा जो लिखी गई कृतियां हैं उसमें वो आश्चर्य कर देने वाली कृतियां हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, टेसियस किस समय भारत आया? तो टेसियस ईरान का आक्रमण जब हुआ तब भारत आया, और ये क्या है, एक ग्रीक लेखक है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। फिर आते हैं सर, दूसरे हैं हेरोडोटस। दूसरे कौन है? हेरोडोटस। तो हेरोडोटस जो है, आप बहुत लोग जानते होंगे, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है और यह पहले ऐसे यूनानी हैं जिन्होंने घटनाओं का क्रमबद्ध जो है विवरण प्रस्तुत किया है। तो क्या है इनका? घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। ठीक है बेटा, देखो बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताई जा रही हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम ऊपर ऊपर बहुत चीजें पढ़ के चले जाते हैं और अंदर से पूछता है तो कहते हैं पेपर बहुत कठिन आ गया। पेपर बेटा कठिन नहीं होता, पेपर सेटर जो है वो बहुत कुछ जानता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा हर चीज पे हमारे ऊपर तो डिपेंड रही है ही, आप पुस्तकों का भी अध्ययन स्वाध्याय भी करना सीखें, तभी जाके आपके जीवन में जो है कुछ बदलाव आएगा। अन्यथा दकियानुसी सोच रखेंगे या पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे देंगे, किताबों को अध्ययन नहीं करेंगे, तो
आपको सही से जानकारी नहीं मिलेगी। अब बाद में पेपर दे के आएंगे तो यही कहेंगे पेपर बहुत कठिन आया था और जो पेपर सेटर है पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन डाल दिया था। तो उसी इतिहास का ही प्रश्न है सर, बहुत आगे पीछे का नहीं है, उस इतिहास से प्रश्न है। कम से कम जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ही आप लोग ध्यान दे लेंगे तो कुछ क्वेश्चंस वनडे एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं फैक्चुअल बेस्ड। अच्छा, सोचेंगे कि ये लूसेंट है तो क्या इससे बस छोटे छोटे एग्जाम निकाल सकते हैं? तो बच्चों ये मानने की जरूरत नहीं है कि बस छोटे एग्जाम को निकाल सकता है। इतना जानकारी अगर आपके अंदर है तो यूपीएससी में अगर छोटा कोई शॉर्ट आंसर आ गया कि भारत में आए यूनानी या रोमन लेखकों के यात्राओं का वर्णन करें। जब यात्राओं का वर्णन करेंगे, जब अपना क्वेश्चन लिखेंगे आप, तो इसमें जब फैक्चुअल डेटा भी थोड़ा याद होगा, थोड़ा बहुत उस काल के बारे में हमें याद होगा, तो हम बड़े आसानी से इस चीज को लिख लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लूसेंट बस वनडे एग्जामिनेशन के लिए है, तो लूसेंट प्री एग्जाम के लिए भी है और मेंस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो अपना क्लास रेगुलर करिए और इस पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो क्या था, एक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। पहली बार एक ऐसा लेखक आया जो घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किया। तो प्रश्न आ गया, घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पहला ऐसा कौन सा लेखक था जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वो थे हेरोडोटस। कौन थे? हेरोडोटस। एक चीज और जानते हैं कि जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, आज सब्जेक्ट हमारा इतिहास है, तो इतिहास किसे कहते हैं? तो आप परिभाषा पढ़े होंगे, घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण अगर प्राचीन समय का है तो प्राचीन इतिहास हो जाएगा। घटनाओं का विवरण अगर मध्यकाल का है तो मध्यकालीन इतिहास हो जाएगा। और घटनाओं का क्रम यदि आधुनिक काल का है तो क्या हो जाएगा? आधुनिक भारत का इतिहास हो जाएगा। अलग अलग कालखंडों में बटा हुआ है, वो कालखंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तरह तरह की चीजें आएंगी तो कालखंड भी पता चलेगा कि कब हमारे यहाँ मुगल आए, कब हमारे यहाँ ब्रिटिश आए, कब डच आए, कब क्या हुआ, कब गुप्ता का पीरियड था, कब मौर्य का पीरियड था प्राचीन काल में, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। तो बस आप अध्ययन जारी रखें और अपना रेगुलर क्लास करें। जो चीज समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं कमेंट देख के उसका रिप्लाई करने का अगले क्लास में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा आने वाले समय में यही क्लास मैं लाइव कर दूं। लेकिन अभी थोड़ी दिक्कतें हैं इसलिए लाइव क्लास आना थोड़ा संभव नहीं है, नेट प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसलिए लाइव नहीं आ पा रहा हूं। कुछ दिन के बाद लाइव आने की भी कोशिश करूंगा। तो क्या हो गया, इसलिए घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ऐसे जानते होंगे किसी विषय का क्रमबद्ध विवरण दे रहा है तो उस समय उसको क्या मान सकता? आविष्कारक मान लिया जाएगा। तो प्राचीन समय में हम क्या कहते थे? पिता का बात कहते थे कि प्राचीन इतिहास का पिता, इतिहास के पिता। और इतिहास के पिता कौन है सर? हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को मानते हैं। प्रश्न आ गया, इनमें से किसे इतिहास का पिता मानते हैं, इतिहास का जनक मानते हैं, इतिहास का आविष्कारक मानते हैं? तो वो कौन है? हेरोडोटस। तो सर एक चीज और जानकारी चाहिए हमको, पिता तो कह दिए, क्रमबद्ध विवरण हो गया, तो कैसे माने, कैसे पता चलेगा कि क्रमबद्ध विवरण दिए? तो साहब कोई भी यात्री अगर आपके देश में आएगा, जब विवरण देगा तो कोई ना कोई क्या करेगा? पुस्तक लिखेगा। क्या लिखेगा सर? पुस्तक लिखेगा। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। 3-4 क्वेश्चन बन गए। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में घटनाओं का क्रमबद्ध मतलब इतिहास का विवरण दिया, इसलिए इन्हें इतिहास का जनक माना जाता है।
ठीक है। दूसरा आते हैं मेगास्थनीज। तीसरा तो हो गया टेसिस, हो गया मेगास्थनीज। मैंने क्या बोला, कोई भी व्यक्ति भारत में आ रहा है तो या तो वो शिक्षा ग्रहण करने आ रहा है, या तो यात्रा करने आ रहा है, या तो व्यापार करने आ रहा है। देखो भाई, अंग्रेज भी क्या करने आए थे भारत में? व्यापार करने आए थे। भारत की समृद्धि को देखकर वो हमारे ऊपर उपनिवेश बनाने नहीं हमको आए थे। अक्सर में आलसू क्या करने आए थे? वो व्यापार करने आए, चाहे डच आए हो, चाहे पुर्तगालीज आए हो, या चाहे वो अंग्रेज आए हो। सभी क्या है, ये सभी पहले क्या आए थे? व्यापार करने, और भारत को उपनिवेश बनाने नहीं आए थे। तो इनके बारे में मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज जो आए थे वो क्या थे? एक राजदूत थे। ठीक है, राजदूत आपके देश में आ रहा है तो किसी न किसी देश से सरकारी विभाग से संबंधित होगा और वहां का एक प्रमुख बन के भारत में आएगा। ठीक है, तो इनके लिए प्रसिद्ध चीज है। ये कैसे आए थे? ये कौन थे? सेल्यूकस। सेल्यूकस निकेटर। बहुत बार प्रश्न आया है इसमें, बहुत बार, असंख्य बार प्रश्न आ चुका। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, अर्थात सेल्यूकस निकेटर के राज्यकाल के। सेल्यूकस निकेटर क्या है? एक राजा है, और इस राजा के राजदूत कौन है भाई साहब? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज भारत में आ रहे हैं। तो सर, जब मेगास्थनीज भारत में आ रहे हैं तो उस समय किसी न किसी राजा का काल होगा, किसी न किसी की डायनेस्टी होगी। तो पहला जो मेगास्थनीज आए थे वो किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल। ठीक है, मेगास्थनीज कौन? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल मतलब मौर्य शासनकाल। ठीक है सर, मौर्य का शासनकाल रहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा रहेंगे, उन्हीं के शासनकाल में मेगास्थनीज आएंगे। और ये भी अपने यात्रा का वृत्तांत जो है वो किसमें लिख रहे हैं सर? इनकी पुस्तक है, कौन सी? बहुत ही फेमस पुस्तक है, सब लोग जानते होंगे शायद, एक बार रिकॉल कर लीजिए। इंडिका। इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। और इस पुस्तक में से क्या जानकारी हमको मिलती है? किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की, और मौर्य वंश की भी जानकारी हमें इनके पुस्तक इंडिका में मिलती है। इससे भी 3 से 4 प्रश्न। मेगास्थनीज कौन? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कौन सी पुस्तक में अपने वृत्तांत को दर्ज किया? इंडिका में। इंडिका में किस बात की जानकारी दी गई है? तो मौर्य शासन के बारे में जानकारी दी गई है। किस राजा का शासनकाल था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राजा का शासनकाल। यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं सर, इसी में एक और है, एक लेखक हैं
जिनका नाम है डाइमेकस। डाइमेकस डाइमेकस। फिर वही, ये भी आप यात्रा करने आए होंगे या शिक्षा ग्रहण करने आए होंगे या राजदूत होंगे या व्यापार करने आए होंगे। तो ये कह सकते हैं ये जो है डाइमेकस साहब थे, इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो क्या थे, सीरियन नरेश मतलब राजा, सीरियन राजा थे ये, सीरिया के सीरियन नरेश आंतियोकस, आंतियोकस, सीरियन नरेश आंतियोकस के क्या थे, राजदूत। मेगस्थनीज की तरह ये भी क्या थे, सीरियन नरेश आंतियोकस के क्या थे, राजदूत थे। तो ठीक है साहब, सीरियन नरेश के शासनकाल में आए थे। किस राजा क्या था, एंटियोकस था, उसके क्या थे, राजदूत थे। कौन था, डाइमेकस। कौन थे ये यूनानी थे। ठीक है सर। फिर ये किसके शासनकाल में आए, मतलब भारत में आ रहे हैं, राजदूत तो किसी शासनकाल में आएंगे, उस समय ही मौर्य काल था, और मौर्य काल में बिंदुसार का शासनकाल, चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार के शासनकाल। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, वो चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब बात आएगी तो मतलब गुप्ता डायनेस्टी की बात आएगी, और अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात आएगी वो क्या होगी, क्या कहते हैं, मौर्य डायनेस्टी की बात। तो यहाँ तक हमको लगता है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, समझ में आया। बिंदुसार के शासनकाल में कौन आया था, डाइमेकस आया था। बहुत ज्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं सर, छठे जो थे डाइमेनियस। डाइमेनियस आते हैं, और ये क्या है, मिस्र नरेश, मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस, टालमी फिलाडेल्फस के क्या होंगे, राजदूत। तो साहब डेमेनियस, मिस्र नरेश, टालमी फिलाडेल्फस के क्या है, ये राजदूत हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है कि सर किसी न किसी के शासनकाल में आए, तो उस समय भी क्या था सर, मौर्यकाल था, और मौर्यकाल में राजा कौन था, अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल। अब इनके काल में आएंगे तो अशोक के काल के जितनी जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण काल है अशोक का। जब हम प्राचीन काल में और आगे बढ़ेंगे तो अशोक के काल को पढ़ेंगे, और परीक्षा के दृष्टिकोण से अशोक का काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे अभिलेखों के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे शिलालेखों के बारे में बात करेंगे अशोक के। तो इसकी जानकारी हमें किसके द्वारा मिलती है, डाइमेनियस के द्वारा, जो विदेशी राजदूत था जो भारत में अशोक के काल में आया था। ये सब तो जानकारियां होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, पहला मेगस्थनीज किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के। दूसरा डाइमेकस बिंदुसार के, और तीसरा डाइमेनियस, ये आए थे अशोक के शासनकाल।
अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी मिली। अशोक, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो पहला चरण खत्म हुआ, यूनानी और रोमन लेखकों के आगमन का क्रम खत्म होता है। दूसरे में आते हैं हमारे चीनी यात्री। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, नोट्स बनाना चाहते हैं नोट बना लीजिए, पहले समझने की कोशिश करिए, लिख लीजिएगा पॉज करके वीडियो। बहुत स्पीड में भी नहीं चल रहे हैं हम, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो पॉज भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरे जो विवरण मिलता है चीनी लेखकों का, चाइनीज राइटर का, राइटर्स, ठीक है। चाइना से आएंगे क्या करने, शिक्षा ग्रहण करने। और प्रमुख लेखक याद कर लीजिए, कौन है प्रमुख लेखक। अच्छा एक चीज और, अभी चीनी लेखक पढ़ाने से पहले मैं एक चीज और पढ़ा दूंगा आपको, अभी याद आ गया, भूल रहा था थोड़ा सा। एक आएंगे यूनानी लेखक हैं टालमी, और यह एक पुस्तक लिखेंगे दूसरी शताब्दी के अंत में, शताब्दी के अंत में। कौन सी पुस्तक है, भारत की खोज। ऐसा प्रश्न पूछा है, भारत की खोज नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है। भारत की खोज, भारत की खोज नहीं, भारत का भूगोल कह सकते हैं, भारत का भूगोल, भारत के भूगोल के बारे में जानकारी मिलेगी इससे कि भारत कैसा था उस समय में, कैसे संसाधन थे, क्या थे, ये कौन थे, टालमी साहब थे। उसके बाद आते हैं एक और थे प्लिनी, और प्लिनी की एक पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। इसमें जो जानकारी हमको मिलती है भारतीय जीव जंतुओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो टालमी साहब आए, भारत की भूगोल नामक पुस्तक दिए। फिर आए प्लिनी, उनकी पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री, और उन्होंने भारत, इससे हमें जानकारी मिलती है भारतीय जीव जंतुओं की। और एक और आता है पेरीपल्स ऑफ, एक पुस्तक है पेरीपल्स ऑफ इरिथ्रियन इरिथ्रियन सी। सर ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है जिसके लेखक के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। तो पेरिपल्स ऑफ इरिथ्रियन सी के लेखक की जानकारी हमें नहीं मिलती है। और इससे जानकारी क्या मिलती है हमें, जानकारी मिलती है भारतीय बंदरगाहों के बारे में, पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो इस, ये भी क्या था, ग्रीक और रोमन लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, लेकिन इसके जो लेखक थे उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। और ये इस पुस्तक में से जानकारी हमें क्या मिलती है, भारतीय बंदरगाहों। तो इतने सारे आपको लेखक मिलेंगे जो कब आए थे, यूनानी रोमन के समय में। महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है इनमें से कौन सा यूनानी नहीं है। तो अगर बारे में जानते रहेंगे ये राइटर जो इसमें है, तो आप प्रश्न को सही करके आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बहुत महत्वपूर्ण है, और भी लोग आएंगे, लेकिन इतने बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण, ठीक है सर। अब आते हैं जो दूसरा बात कर रहे थे हम लोग, चीनी लेखक
चाइनीज राइटर्स। प्रमुख लेखक बहुत ज्यादा नहीं है, बस प्रमुख लेखकों के बारे में पढ़ना है। महत्वपूर्ण है फाहियान, शंगयुन, हेनसांग, हेनसांग और इत्सिंग। चार ऐसे राइटर हैं जो भारत में आएंगे और इनका भी जो क्रम होगा इस प्रकार है, जो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाहियान के बारे में। पहला क्वेश्चन सीधे कंप्लीट। फाहियान कौन था? चीनी यात्री। कब आया था? किसी का शासनकाल रहा होगा। तो भाई साहब ये आए थे फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, ठीक है। और इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं और इनकी जो पुस्तक से जो विवरण मिलता है बौद्धों के अभिलेखों का वर्णन मिलेगा, ठीक है। किसी काल में आ रहे हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आ रहे हैं और इनके पुस्तक से बौद्ध के अभिलेखों का विवरण मिलेगा और उसमें आपको जो जानकारी मिलेगी वो क्या होगा? गुप्ता डायनेस्टी की गुप्त काल की बात मिलेगी चंद्रगुप्त द्वितीय में। और एक बहुत महत्वपूर्ण है, इस गुप्त काल में मध्य प्रदेश की समृद्धि व संस्कृति की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण। फाहियान कौन? फाहियान एक चीनी यात्री और इसके द्वारा बौद्धों के अभिलेखों का विवरण दिया गया उनकी पुस्तक में। और ये कब आते हैं? गुप्ता डायनेस्टी में आते हैं। और गुप्ता डायनेस्टी में आते हैं, इसका मतलब है गुप्त काल की जानकारी हमें फाहियान के लेखों में मिलती है। और सबसे जानकारी वाली चीज है ये क्या है? मध्य प्रदेश के समृद्धि और संस्कृति के बारे में। गुप्त काल में मध्य प्रदेश कैसा था, उस समय का शासन कैसा था, कैसे समृद्ध बना, उसका आर्थिक राजनीतिक पहलू कैसा था, उसके बारे में जानकारी हमको मिलेगी इनके पुस्तक में। तो पहले हो गए चीनी यात्री जो हैं, वो हो गए आपके फाहियान। अब आते हैं जो दूसरे लेखक हैं, संगयुन। दूसरे लेखक हैं संगयुन। संगयुन क्या थे? सिंपल चीनी यात्री और इनके द्वारा बौद्धों के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, मतलब इतना जान लीजिए कि चीनी यात्री है। प्रश्न आएगा इनमें से कौन सा चीनी यात्री? तो संगयुन में जो है चीनी यात्री है और इनके द्वारा जो है हमें बौद्धों की जानकारी एकत्रित की गई। इसके बाद वाले जो आएंगे लेखक वो है हेनसांग। हेनसांग ये भी क्या है? एक चीनी यात्री, ठीक है, एक चीनी
यात्री। कब आएंगे? हर्षवर्धन के शासनकाल। और इनकी विशेषता यह है कि ये भारत में 15 वर्षों तक समय क्या करते हैं? अपना बिताते हैं। और यहीं पर रहकर ये क्या करते हैं? नालंदा कहाँ है? बिहार में विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं बौद्ध धर्म की। और शिक्षा तो ग्रहण करते हैं, साथ ही साथ ये साहब क्या करेंगे? अध्यापन का भी कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अध्यापन का भी कार्य इनके द्वारा किया जाता है। अध्यापन का कार्य भी क्या किया जा रहा है? इनके द्वारा। ठीक है। और इनकी पुस्तक है सी, ऐसे लिखेंगे सी यू की। ठीक है। सीयूकी नामक पुस्तक लिखेंगे। मैंने बोला कोई यात्री आ रहा है, कोई पुस्तक लिख रहा है, इसके विवरण में तो कुछ ना कुछ जानकारी होगी। तो किसके काल की? हर्षवर्धन के काल की क्या होगी? की जानकारी हमको मिलेगी। किसके शासनकाल में? हमें हर्षवर्धन के काल में जो हेनसांग आएंगे उनके द्वारा। और एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हेनसांग आएंगे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, एक प्रश्न बहुत प्रचलित प्रश्न है, अब बिहार पीसीएस का खासकर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में जब हेनसांग आया था तो उस समय कुलपति कौन था? तो उस समय कुलपति थे सर शीलभद्र। ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, हो सकता है आने वाले बिहार पीसीएस के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है और समझ में आएगा आपको। ठीक है। फिर जो अंतिम लेखक हैं, जो महत्वपूर्ण है, वो है इत्सिंग है। और ये क्या करते हैं? 7वीं शताब्दी के अंत में, शताब्दी के अंत में ये क्या करेंगे? इत्सिंग आएंगे 7वीं शताब्दी के अंत में। क्या है? एक चीनी यात्री है और ये क्या करेंगे? उस समय के नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है इनके इनके इन लेखों में। और साथ ही साथ इनके इसी कृति में क्या मिलता है? समकालीन भारत। समकालीन भारत अर्थात उस समय का भारत कैसा था, प्राचीन काल में सब भारत कैसा था, उसकी जानकारी इत्सिंग के लेखों में हमको मिलती है। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पे कौन आए थे? चीनी यात्री आए थे। उनमें 4 महत्वपूर्ण यात्री जो हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं? उसमें है फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग और संगमियों। सभी के बारे में विवरण दिया गया। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन खास करके बिहार के जितने एग्जाम आते हैं उसमें इतिहास का बोलबाला होता है। और प्राचीन इतिहास में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। पीसीएस या यूपीपी के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न एक लाइन में पूछ लेगा और आप गलत करके आ जाओगे, 1 नंबर आपका खत्म हो जाएगा। और 1 नंबर का महत्व आप लोग से ज्यादा कौन जान सकता है? ठीक है सर। अब आते हैं अरबी लेखकों के बारे में बात करेंगे।
तीसरा थे अरबी लेखक, अरेबिक राइटर्स और प्रमुख राइटर, प्रमुख लेखक इसमें होंगे अल बरूनी और कौन होंगे, इब्न बतूता। ठीक है, अल बरूनी आएंगे और आएंगे इब्न बतूता। अरबी लेखक कब आएंगे, तो जब भारत में 712 ईस्वी में अरबियों का आक्रमण होगा, और किसके साथ आएंगे, मुहम्मद बिन कासिम। एक प्रश्न है सिंपल सा, पहला अरबी जिसने भारत पर आक्रमण किया वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर आते हैं, अब एक एक जो लेखक है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो लेखक है पहले अल बरूनी। कौन है, अल बरूनी, अल अल बरूनी। सिंपल सा क्या है ये, अरबी लेखक। ठीक है, ये लेखक है, अरबी लेखक आएंगे। फिर आएगा इनके बाद, किसके काल में आएंगे ये, महमूद गजनवी के शासनकाल में आएंगे। तो अपने वृत्तांत को पुस्तक में लिखेंगे, इनकी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लीजिए, 3 स्टार बनाइए, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। पुस्तक है उनकी किताब उल हिंद। कौन सी पुस्तक, किताब उल हिंद, इसी को कहते हैं या तारीखे तारीख तारीख ए हिंद, या भारत की खोज। तो 3 प्रश्न बन सकते हैं, किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी, तारीख हिंद के लेखक अल बरूनी, एक ही किताब है ये, या भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी, वो थे अल बरूनी। ठीक है सर। और ये जो पुस्तक लिखा गया आए कहां से, अरब भाषा से, तो क्या हो जाएगा, अरबी भाषा, अरबी भाषा में, अरबी भाषा में लिख रहे हैं। और किसके शासनकाल में आए हैं, तो महमूद गजनवी के शासनकाल में आए हैं। महमूद गजनवी जब आक्रमण करता है भारत पर, तो भारत में आए हैं। तो इनके किताब से कुछ जानकारियां मिलेंगी। तो पहली जानकारी मिलेगी गजनवी के आक्रमण की। किसकी जानकारी मिलेगी, गजनवी के आक्रमण की। कहां से आए थे, अरब से आए थे, किसी न किसी का शासन काल रहा होगा उस समय, राजपूत राजाओं के बारे में जानकारी मिलेगी।
ठीक है सर। और इनके किताबों में भारत की खोज है, तो भारत के धर्म कैसे हैं, तो धर्म के बारे में, और त्योहारों के बारे में, और खगोल विज्ञान के बारे में, राजनीति के बारे में। तो इनकी पुस्तक में इन इन चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। राजनीति के साथ साथ तंत्र मंत्र के बारे में क्या मिलेगा, तंत्र मंत्र के बारे में भी इनकी पुस्तक किताबुल हिंद, तहकीके हिंद और भारत की खोज नामक, ठीक है। और मिलेगा अरबों का विवेचना मिलेगी इसमें, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और है अल-बरूनी के बारे में, ये एक पहला ऐसा लेखक था, अरबी लेखक है, जिसने भारत में क्या किया, संस्कृत भाषा की शिक्षा दी। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से आ सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इब्न बतूता। इब्न बतूता इब्न बतूता, ये भी एक अरबी था, लेकिन कहां से आया था, मोरक्को से भारत आया। किसके शासनकाल में, मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आएगा। और मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आएगा और एक पुस्तक लिखेगा, तो क्या नाम था उस पुस्तक का, रिहला, ठीक है। तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था, पहला प्रश्न। किसके काल में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रिहला, और उस पुस्तक से जानकारी मिलेगी हमको। तो किसके बारे में जानकारी मिलेगी, किसके काल में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, तो किसके बारे में जानकारी मिलेगी, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का था, तो मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का था। और तुगलक वंश जब आया था तो क्या, कौन सा काल था, तो क्या था, दिल्ली सल्तनत काल। तो दिल्ली सल्तनत काल के बारे में जानकारी मिलेगी, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलेगी, तुगलक वंश के बारे में जानकारी मिलेगी। इससे इनकी पुस्तक रिहला से। तो दो महत्वपूर्ण अरबी लेखक थे जो हमारे, हो सकते हैं बहुत सारे हो, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन, हम लूसेंट पढ़ रहे हैं, लूसेंट में इन दो चीजों का जिक्र है और यही बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे, ठीक है। तो अरबी भाषा के जो लेखक थे वो भी अब पूरा हुए। अब अंतिम बचा है अन्य लेखक, अन्य लेखक, चौथा है ये, अदर राइटर्स है। तो इसमें हम दो लोग की बात करेंगे, एक है तारानाथ और दूसरा है मार्को पोलो। क्या है, तारानाथ और मार्को पोलो। तारानाथ के बारे में एक पुस्तक है इनका, पूछा गया है कंगियूर, कई बार पूछा गया है कंगियूर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है तारानाथ के द्वारा। और ये क्या थे, एक तिब्बती लेखक थे, तिब्बती लेखक, ठीक है। तो तारानाथ के बारे में इतना जानना बहुत है। मार्को पोलो बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाता है। मार्को पोलो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये भारत में आता है 11वीं सदी में। कब आता है, 11वीं सदी में आता है। और
इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण है, जितने और आक्रमणकारी हैं, जितने और यात्री हैं, वो सब कहाँ आए थे? उत्तरी भारत में आए थे। लेकिन पहला ऐसा है जो दक्षिण भारत में आएगा। पहला ऐसा यात्री है जो कहाँ आएगा? दक्षिण भारत में आएगा। और उस भारत दक्षिण भारत में किसका शासनकाल है सर? तो उस दक्षिण भारत में पांड्य का शासनकाल है। तो पहला ऐसा यात्री जो कहाँ आया था? दक्षिण भारत में आया था, तो नाम आ जाएगा मार्को पोलो का। तो आएगा, अपनी चीजें लिखेगा, तो पूछेगा इनसे किसके शासनकाल की जानकारी मिलती है? तो मार्को पोलो के द्वारा जो भी रचित किताब है उससे हमें क्या होता है? पांड्यों के शासनकाल की जानकारी मिलती है। तो अभी तक जब हमने पढ़ा, ये तीसरा सेगमेंट था जिसके द्वारा हम अपने प्राचीन भारत को जानते हैं, जिसमें धर्म ग्रंथों की बात थी, धर्म ग्रंथ, वेद, ऐतिहासिक ग्रंथ। फिर हम आए, दूसरा आता है भारत में आए यात्रियों का विवरण है। 4 सेगमेंट में बांटा मैंने, एक यूनानी रोमन लेखक, दूसरा चीनी लेखक, तीसरा जो है अरबी लेखक, चौथा अन्य की श्रेणी में रखा गया। इनमें तरह तरह के लोगों की बात कही गई। इससे रिलेटेड प्रश्न पूरे जितने भी एग्जाम भारतवर्ष में होते हैं, अभी एनटीपीसी का एग्जाम आपके बहुत नजदीक है, अगर सच में अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं, आप एक बार हमारे साथ बने रहिए। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न सही हो सकते हैं। अगर पढ़ के जाएंगे, रेगुलर क्लास करेंगे, चीजें सही होंगी। और आप लोगों का प्यार ऐसे ही अगर बना रहेगा तो मैं तरह तरह के और भी चीज़ों के क्लास लेके आऊँगा, और कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, वो आपको ज़्यादा पता होगा। हमारे वीडियोज़ या हमारे क्लास कैसे लग रहे हैं। तो इतना आप लोग आज नॉलेज मिलेगा। कल संडे है, आज महत्वपूर्ण सूचना, कल कोई क्लास नहीं आएगी क्योंकि हमें भी आराम करने की ज़रूरत होती है। तो कल छुट्टी है, आप लोग भी छुट्टी मनाइए। छुट्टी के साथ साथ कम से कम नहीं कुछ तो रिवीजन कर लीजिए। एक दिन बीच में बस टेस्ट लेंगे, बस क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, देखते हैं आप लोग कितना पढ़े। तो आप लोग का प्यार इसी तरह बना रहे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अच्छा लगे तो मेरे इस प्यारे से चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। लाइक करेंगे और उसके और अच्छा लगेगा, दूसरों तक हमारी जानकारी दूसरों तक पहुंचे, दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा पाए, तो इसके लिए आप शेयर करें। धन्यवाद।